स्वागत है बच्चों आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। हम कक्षा 7 का पाठ 2 दक्षिण भारत के राज्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 8वीं 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा इस पाठ में हमें। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने के क्या कारण थे। ठीक है, जो पूर्व मध्यकाल पढ़ा है उसमें क्या कारण था कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों के बीच निकटता आ गई। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषताएं क्या थीं। समाज, धर्म, साहित्य, कला, स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व मध्यकाल में देश के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग थे उनके राज्यों के बीच निकटता बढ़ गई थी। तो क्या कारण थे कि उनके बीच की निकटता बढ़ गई। तो दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। दक्षिण भारत के जो शासक थे उनके जो धार्मिक कर्मकांड अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। जो ब्राह्मण थे उत्तर भारत के, उन लोगों को धर्म के जो धार्मिक कर्मकांड होते थे उसके लिए दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो ये 3 ऐसे कारण थे जिनसे उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। दक्षिण भारत में जो भी ब्राह्मण आए उनको भूमि प्रदान की गई। ठीक है, तो इससे भी उनकी निकटता बढ़ने लग गई। उत्तर और दक्षिण भारत के जो राज्य है उन्हें अलग अलग नहीं रहे, अब वो क्या हो गए, निकटता हो गई तो वो अलग अलग नहीं रहे, एक साथ संयुक्त रूप में दिखने लगे जिस प्रकार से वे प्राचीन काल में थे। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत विंध्य पर्वत के आगे का भारत, 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत मतलब विंध्य पर्वत के आगे का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। वहाँ के जो प्रमुख राजवंश थे कौन कौन से थे, पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चालुक्य राजवंश, चोल राजवंश, चेर और पांड्य राजवंश। अब हम बात करते हैं पल्लव राजवंश की। तो चौथी शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के शासक हुए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर वातापी को जीतने वाला, मतलब वातापी कोंड मतलब हो गया वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की। किसने करी, जो नरसिंह वर्मन थे पल्लव के जो राजा थे, उन्होंने जो चालुक्य के जो राजा थे पुलिकेशिन द्वितीय को युद्ध में हरा दिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। कांचीपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, अब कालांतर में चोल, चालुक्य, पांड्य और राजपूतों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा। कालांतर में क्या हुआ, चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूट थे, इनों का आपस में संघर्ष चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। 899 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को चोलों ने हरा दिया और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पल्लव वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। अगर हम बात करें कि पल्लव शासन की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इनका जो शासन था वो प्रबंध और सुव्यवस्थित था। इनके काल में क्या हुआ, शिक्षा, साहित्य, कला की उन्नति हुई, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण पल्लवों द्वारा बनाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र था। यहाँ की जो स्थानीय भाषा थी वो तमिल थी, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी बढ़ गया था इनके शासनकाल में। इसके साथ साथ पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कांची के धर्मराज और कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में समुद्र तट पर चट्टानों को काट कर बनवाए गए रथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। ये भी किसके शासनकाल में बने, पल्लवों के शासनकाल में। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब पल्लव वंश का अंत हो गया उसके बाद में राष्ट्रकूट शासन की बात करते हैं हम। चालुक्य राजा जो थे कीर्तिवर्मन ने सामंत दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। किसने इसकी नींव किसने डाली थी इस वंश की, तो कीर्तिवर्मन जो थे उन्होंने इसकी नींव डाली। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या करा था, दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार किया। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक रहे। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर प्रतिहार व पाल वंश से संघर्ष करना पड़ा, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रकूटों की शक्ति कमजोर हो गई। सन 1973 में चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर लिया और राष्ट्रकूटों की शक्ति का दमन हो गया और उनके राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, किसने प्राप्त कर लिया, चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने। ठीक है,
राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पहाड़ी को काट कर करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काटकर करवाया। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय माना जाता है। अब देखिए, जिस तरीके से हमने पल्लव की विशेषताएं देखी, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट शासन की क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता थी प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। यहाँ का मंत्रियों की सहायता से ही वो अपना शासन चलाता था। राष्ट्रकूट राजा शिक्षा कला के संरक्षक थे। अमोघ वर्ष प्रथम ने एक उच्च कोटि का लेखक था। इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, अपने इष्ट देवता शिव और विष्णु की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की। अब बात करते कल्याणी के चालुक्यों की। तो राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कहाँ कर ली? कल्याणी में, और उसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो ये जैसे इन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया तो ये क्या कहलाए? कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तेलप द्वितीय ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक 1700 सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम व जयसिंह आदि हुए। अब चालुक्य का जो शासनकाल था, इनकी क्या विशेषता थी कि इनके जो राजा थे वो उदार थे, कला प्रेमी थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। ब्रह्मा विष्णु शिव सब इनकी विशेष आस्था थी। उनके जो मंदिर और ये मतलब किससे पता चलता है कि इनकी आस्था थी? क्योंकि इनके ही मंदिरों का वहाँ पर निर्माण करवा रखा था। चालुक्य कला की एक प्रमुख विशेषता थी कि हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काट कर मंदिरों का निर्माण करवाना था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था इनके टाइम पे, सबसे ज़्यादा इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद बात करते हैं हम चेर राज्य की। अशोक के शिलालेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई। इनके राज्य में मलाबार, त्रावणकोर, कोचीन सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। चोल वंश से चेर वंश के वैवाहिक संबंध थे। ये अधिक समय शासन नहीं कर सके। 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने, ठीक है, 8वीं शताब्दी में पल्लव ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने, 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अधिकार कर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब देखिए पांड्य राज्य। पांड्य वंश प्राचीन तमिल राजाओं में से एक प्रमुख वंश था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। पांड्य राजाओं में अतिकेसरी मारवर्मन प्रसिद्ध शासक रहा, जिसने 7वीं शताब्दी में चेरों को हरा दिया। चालुक्य के साथ लेकर पल्लवों को हरा दिया और अपना राज्य क्या करा? एक छोटे से भाग में किया, राज्य विस्तार कर लिया। 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांड्यों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने चेर, चोल, काकतीय, होयसल आदि शासकों को हराया और कांची पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। पांड्य राजाओं द्वारा अनेक मंदिर बनवाए गए, जिनमें श्रीरंगम व चिदम्बरम के मंदिर भी प्रसिद्ध है। चिदम्बरम और श्रीरंगम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? पांड्य राजाओं के द्वारा। 13वीं शताब्दी के अंत में ये राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद में बात करते हैं चोल साम्राज्य की। 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों व कर्नाटक पर शासन करने वाले चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल कहा है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया। परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार कर मदुरै कोडावन अर्थात मदुरै का विजेता की उपाधि धारण की। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम हुआ, जिसने अपनी योग्यता, पराक्रम और राजकौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य का निर्माण किया। उसने चेर शासकों को हराकर केरल, पांड्य राजा को हराकर मदुरै पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसने अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया। इस प्रांत का नाम उसने मोमादी चोल मंडलम रखा। यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। राजराज ने वेगी के चालुक्यों को भी हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों व मालदीवों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। उसने अनेक उपाधियां भी ग्रहण करी। अब देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो परकोटे में स्थित है, जो लगभग 165 मीटर गुणित 85 मीटर में बना है। जमीन से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 94 मीटर है। अब देखिए, राजराज प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, श्रीलंका को जीता उसने और साम्राज्य मिला लिया। केरल व पांड्य राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने पूर्व के पाल राज्य में गंगा नदी तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया।
मतलब ये गंगईकोंड की उसने उपाधि धारण कर ली, क्योंकि गंगा क्षेत्र को इसने जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बनाई। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का वर्चस्व बना रहा। ठीक है, अब देखिए राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जल बेड़ा था, जिसकी सहायता से उसने बंगाल की खाड़ी के पार विजय प्राप्त की। उसने सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीपों को भी समुद्री अभियान भेजा। यह उसकी एक महान सफलता थी। चोल शासक ने चीन में भी अपने दूत भेजे। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का वर्चस्व बना रहा। कब तक बना रहा चोल साम्राज्य? 12वीं शताब्दी तक। 13वीं शताब्दी में मदुरै के पांड्य तथा द्वार समुद्र के होयसलों ने चोलों का स्थान ले लिया। कल्याणी के चालुक्यों के स्थान पर काकतीय आए, जिन्होंने वारंगल को अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में दक्षिण में यादव वंश प्रसिद्ध रहा। उन्होंने चालुक्य तथा होयसलों से संघर्ष करके देवगिरी यानी आधुनिक दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। इन सभी वंशों का अस्तित्व 14वीं शताब्दी तक रहा, किंतु 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने, विशेषकर खिलजी एवं तुगलकों ने दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो सैनिक अभियान दिए, उससे दक्षिण भारत का शासक वंशों की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती गई। अब देखिए क्या क्या विशेषताएं थी चोल प्रशासन की। तो सबसे पहले तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था। संपूर्ण प्रांतों को मंडलम में, संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त, यानी प्रांतों को क्या कहते थे, उसमें मंडलम भी कहते थे। तो संपूर्ण साम्राज्य को मंडलम में विभक्त कर दिया और ये प्रांत जिलों में विभक्त थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। ये ग्राम सभाएं भी फिर 3 भागों में बढ़ गई। ऊर, यह ग्राम के आम लोगों की सभा होती थी। इसमें आम लोग रहते थे और इसे ऊर कहते थे। ठीक है, ऊर सभा कहते थे। सभा या महासभा होती थी जिसमें ब्राह्मण होते थे। और नगरम में व्यापारी, दुकान और शिल्पी प्रमुख रूप से होते थे। तो 3 तरह की सभा होती थी, ये इसकी विशेषता है। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ, जो न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोह, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल का कार्य करती थी। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो जनजीवन बहुत संपन्न था। कृषि व्यापार उन्नत अवस्था में थे। राज्य की आय के मुख्य स्रोत भूमि पर तथा व्यापार कर थे। व्यापार और जो संचार था, सुविधाओं के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था थी। यहाँ पर विदेशों से व्यापार किया जाता था। सिंचाई के लिए तालाब होते थे। रखरखाव के लिए ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था, जिसका रखरखाव तालाबों का। समाज के साथ था तो ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा व्यापारियों तथा शिल्पकारियों का समाज में अधिक सम्मान होता था। स्त्रियों की दशा भी काफ़ी अच्छी थी। समाज में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर ज्ञान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों में जनता में परस्पर सहयोग की भावना थी। धर्म, अगर धर्म की बात करें तो दक्षिण भारत में हिंदू धर्म था। चोल राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। अधिकांश शासक शैव मत को मानने वाले थे। फिर भी अनेक चोल राजाओं ने विष्णु मंदिर बनवाए तथा बौद्ध विहारों को भी दान दिया। इस काल में अनेक बुद्धिजीवी, दार्शनिक एवं महात्मा हुए। इन्होंने केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आदि शंकराचार्य ने वेदों का संदेश जन जन तक पहुँचाया। वह पूरे देश का भ्रमण कर देश के अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की। किसने? आदि शंकराचार्य ने। तो कौन कौन से? उत्तर में उन्होंने बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ और पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। किसने? आदि शंकराचार्य ने। ठीक है। दक्षिण के सुप्रसिद्ध भक्ति संत रामानुज ने व्यक्ति को पूजा व ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेद को दूर करने का प्रयास बताया। ठीक है। अब देखिए कला और स्थापत्य की अगर हम बात करते हैं, चोल शासक ने भवन निर्माण में पल्लवों की परंपरा को ही अपनाया, किंतु मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण इनकी अनूठी शैली थी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगोईकोंड चोलपुरम में चोलों द्वारा अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। चोल राजाओं ने मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी उदारता से धन और भूमि का दान किया। चोलों के काल में मूर्ति निर्माण का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसमें अधिकांश मूर्तियां पत्थर कांसे की बनी थी। कांसे की मूर्ति में नटराज के विभिन्न रूप अपने कला और सौंदर्य के लिए विख्यात थे। ये नटराज के इस टाइप से अलग अलग रूप इसमें बताए गए थे। मतलब इस टाइप से अलग अलग जो मूर्तियाँ थी उसमें नटराज के अलग अलग रूप बताए गए थे। मंदिरों की दीवारों को मूर्तियों एवं चित्रों से सजाया जाता था। इन चित्रों में राज दरबार और युद्ध पूजा, भक्ति, संगीत, नृत्य के चित्र भी होते थे। चोल शासकों के काल में संस्कृत, तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई।
कंबन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना तमिल भाषा में की। दक्षिण के प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पद्दिकारम और मणिमेखले थे। तमिल साहित्य में इन्होंने रामायण और महाभारत के समकक्ष माना जाता है। इन महाकाव्यों से दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल दक्षिण भारत के इतिहास में नव जागरण काल रहा। इस काल में राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों के साथ साथ कला, व्यापार क्षेत्र में भी प्रगति हुई और इस दृष्टि से इस काल को सामाजिक सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये आज पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, पल्लव वंश के किस शासक ने राजा पुलिकेशन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो कौन थे वो? नरसिंह वर्मन प्रथम। दूसरा है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। तीसरा देखिए, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन या आदि शंकराचार्य? तो कौन थे? कंबन, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब देखिए, पल्लव राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम। चोल शासकों द्वारा बनाया गया राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर किस में स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। चोल प्रशासन ने प्रांत को कहा जाता है, जो प्रांत थे उनको क्या कहा जा रहा था? मंडलम। ठीक है, प्रांत को क्या कहा जा रहा था? मंडलम। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न पहला है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताइए। तो दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों द्वारा धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित करना था। ठीक है ना, इस वजह से जो इन्होंने दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणों को आमंत्रित करा था, इस वजह से भी उत्तर भारत के लोगों से इनकी निकटता बढ़ गई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मुम्मादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? तो मुम्मादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के केरल, मदुरै तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम था। चोलकालीन स्थापत्य कला के 2 प्रमुख उदाहरण लिखिए। तो पहला कारण था राजराजेश्वर मंदिर के अहाते गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण कराना। दूसरा है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर तथा गंगेकोंड चोलपुरम में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराना। ये दोनों क्या कारण थे? चोलकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रकूट वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए। तो कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव व अमोघवर्ष थे। चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, चोल प्रशासन की विशेषताएं, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। प्रशासन सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त करता था और प्रांत जिलों में ग्राम सभाएं 3 भागों में विभक्त थी। उर जो आम लोगों की सभा थी, सभा या महासभा जो विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी, नगरम व्यापारी, दुकानदार और शिल्पकारों की कारण जो शिल्पकार थे उनके लिए प्रमुख थी। चोल राजा सभी धर्मों का आदर करते थे और चोल शासकों के काल में संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। तो चोल प्रशासन की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिसकी वजह से चोल प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है, दक्षिण भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, तो हमने इसका पार्ट पढ़ा और इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी इसमें सोल्व करे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।